हाँ जी स्टूडेंट्स। ओके, सो लास्ट जो पढ़ा किसी को उसमें डाउट? लास्ट क्लियर है जी सबको? तो हेडिंग डालो जी, पब्लिक फाइनेंस। हाँ जी स्टूडेंट्स, पब्लिक फाइनेंस हेडिंग डाल लो। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस? देखिए सिंपल सी बात है, पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जो सरकार का रेवेन्यू होता है, जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट किया है, प्लस जो सरकार का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है हमारे देश में, उन सब चीजों की स्टडी को क्या कहा जाता है? पब्लिक फाइनेंस। समझ में आई बात? बेसिक डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, नोट कर लो। ऐसे छोटे छोटे टर्म्स पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है? सारे जने नोट करेंगे। विदाउट पेन पेपर कोई नहीं बैठेगा, ठीक है? सारे पेन पेपर के साथ बैठो, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, पब्लिक फाइनेंस ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें आज हम टैक्स सिस्टम समझेंगे, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, वो सारी चीजें आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? तो ये नोट कर लो जी, विदाउट पेन पेपर कोई नहीं बैठेगा। स्टूडेंट सारे जने देख रहे हैं तो जरूर सारे पेन पेपर के साथ बैठेंगे, ठीक है? किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही, कोई दिक्कत है मुझे बताओ। आई होप सबको विजिबल होगी, ठीक है? अच्छा जी। ओके, सो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखो। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिस्कल पॉलिसी क्या है? तो स्टूडेंट्स, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है? तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट नोट कर लो। जो भी गवर्नमेंट का पब्लिक डेब्ट होता है, पब्लिक डेब्ट, सरकार का जो खर्चा होता है, देखो, फिस्कल मीन्स वित्तीय। फिस्कल इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल। यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिस्कल मीन्स फाइनेंशियल, या हम हिंदी में कहते हैं वित्तीय, ठीक है? फिस्कल पॉलिसी मतलब जो सरकार की वित्तीय नीतियां होती हैं, ठीक है? फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं, ठीक है? लाइक रिगार्डिंग पब्लिक डेब्ट। स्टूडेंट, जब सरकार, आप देखते हो, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, तो उसे कहा जाता है, उस टर्म को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। इस पॉइंट को नोट कर लो। जो मैं बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? अगर स्टूडेंट्स किसी को नहीं आ रहा, पूछ लो, ऐसी टर्म्स पेपर में पूछ ली जाती है, बार बार बता रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर गया, और उस टाइम पे आप देखते हो जब गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है, ठीक है, पब्लिक डेब्ट आ गया ना, तो जब गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ता है, उस टर्म को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, ठीक है? ऊपर लिख दो। नजर आ गया सबको? तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए जी, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू। व्हेन एक्सपेंडिचर इज, आप क्या कह सकते हैं, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जब खर्चा ज्यादा है, ठीक है? मान लीजिए आमदनी है 1,000 करोड़ की, सरकार को आमदनी हुई 1,000 करोड़ की, और खर्चा हो गया फॉर एग्जाम्पल 1,500 करोड़ का। तो मतलब कि कितने रुपए घाटे में रहा गवर्नमेंट का पिछले साल का बजट? 500, 500 करोड़ डेफिसिट में रहा, ठीक है जी? उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट।
और एक टर्म होती है फिस्कल सरप्लस। स्टूडेंट्स, फिस्कल सरप्लस क्या होता है? सेम, जब व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लेस देन गवर्नमेंट रेवेन्यू, जब रेवेन्यू से कम है, ठीक है, क्या सरकार का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, जब जो आमदनी है आमदनी से कम खर्चा है तो उस समय पे फिस्कल सरप्लस होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात सबको? स्टूडेंट्स जितने सर जने बैठे हैं सबको क्लियर है? सर डेफ्ट क्या होता है? डेब्ट मतलब कर्जा, ठीक है, डेब्ट मतलब कर्जा। कर दो ओके सर। रेज, ये टर्म पेपर में पूछ ली जाती है, किसी को नहीं समझ में आया पूछ लो। कर दे रेज, तो अब नोट कर लो स्टूडेंट्स, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू मतलब सरकार का जो रेवेन्यू, नोट कर लो सारे जने। वो लिख रहे हो नहीं लिख रहे? यस सर, लिख रहे हैं। स्टूडेंट्स नोट करो, ठीक है, एज सच लाइटली मत लेना, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ लाइटली मत लेना। सो जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करते हैं, आप सबको पता है, ठीक है, और पिछले संडे जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने आपको बताया। चलो, हाँ जी, पब्लिक रेवेन्यू। स्टूडेंट, सरकार जो है रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट करती है? पब्लिक रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो सरकार को आमदनी आ रही है, सिंपल सी बात है, आपको सिंपल सरल लैंग्वेज में समझा दूंगा, ब्रैकेट में लिख लो चाहे अपने हिंदी में, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। पब्लिक रेवेन्यू मतलब कि जो गवर्नमेंट बॉडीज है, गवर्नमेंट ऑर्गन्स है, उनको कहाँ से इनकम आ रही है। जैसे आपको पता है टैक्स सिस्टम, ठीक है, जो आयकर विभाग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, उनका काम क्या रहता है कि गवर्नमेंट लोगों से टैक्स वसूल करती है ना, तो वो अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यही अब हम सोर्स ऑफ रेवेन्यू डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? दो प्रकार के होते हैं जी, एक होता है अर्न, एक होता है अनअर्न, अर्न रेवेन्यू और अनअर्न रेवेन्यू, ठीक है जी। सो अर्न रेवेन्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, अगर भारत अपनी टेक्नोलॉजी बनाकर दूसरे देशों को भेज रहा है, अभी पिछले हफ्ते की न्यूज है, कहते हैं कि इंडिया का जो तेजस प्लेन है, लाइट वेट एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, वो कई सारे देशों ने डिमांड किया, ताइवान ने तक मांग लिया इंडिया से, कहता है कि हमको बना के दीजिए। तो जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है गवर्नमेंट की, है ना, एनटीपीसी, हॉल, गेल, ये सारी की सारी आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट है। सेल, गेल, ठीक है, ओएनजीसी, तो जितनी मर्जी आपको गिनवाता चलो, टोटल महारत्ना, नवरत्ना, ठीक है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, किसका कितना रेवेन्यू टर्नओवर होता है, ठीक है। तो वो डिपार्टमेंट क्या होगा? अर्न होगा, यस और नो? जहां पर सरकार खुद कमा रही है, अगर ब्रह्मोस मिसाइल बना के बेची जा रही है, पढ़ा था हमने परसों करंट अफेयर में, तो वो क्या हो गया आपका? अर्न सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू हो गया, यस और नो? यस सर, पीएसयू, पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो सरकारी बैंक है, पढ़े थे आपने, आप लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हो पीएसबी का वाला, ठीक है। तो ये क्या है आपके अर्न रेवेन्यू। और अनअर्न रेवेन्यू कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? नोट कर लो, जो टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वो कहलाता है अनअर्न रेवेन्यू, ठीक है, अनअर्न रेवेन्यू। क्लियर है पॉइंट? यस सर। सर अब एक बार स्टूडेंट पीएसबी की फुल फॉर्म ना, हाँ जी एक बार, पीएसबी की फुल फॉर्म बताना। पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक, जो आपके सरकारी बैंक है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना कौन से बैंक सरकारी है कौन से प्राइवेट है, कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, ठीक है, ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। तो तो पीएसयू जितने की भी बता नेशनलाइज दो। पब्लिक सेक्टर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बता रहा हूँ, पीएसयू की फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी कहते हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा सबने, एनटीपीसी, सुनिए ये फर्म का नाम, है ना,
भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ठीक है, गेल, सेल, ये भी एक टॉपिक है, पढ़ेंगे आगे। कौन कौन इंडस्ट्रीज का टॉपिक है ये, कौन कौन सी आपकी इंडस्ट्रीज जो है महारत्ना में आती हैं, कौन सी नवरत्ना होती हैं, कौन सी एमएसएमई होती हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम अलग से। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो जी, टैक्स रेवेन्यूज। टैक्स रेवेन्यू हेडिंग ले लो, फिर आगे लिखते हैं, ये कर दो रेज। सो स्टूडेंट्स नोट करें सारे जने, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? जितना भी सरकार को हमारे देश में जो पैसा आ रहा है टैक्सेस के थ्रू, उसे कहते हैं टैक्स रेवेन्यू, ठीक है जी। सो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। आपको पता ना, मैसेज आ जाता होता है, एक मेल आ जाती होती है कि भैया ये आखिरी डेट है टैक्स भरने की, आप अपना टैक्स जमा करें, ठीक है, आप अपना आईटीआर फाइल करें, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स नोट कर लो, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। तो सरकार जितनी भी डेवलपमेंट करती है वो लोगों के टैक्स से ही तो करती है। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये दोनों फंड किसके होते हैं? बोलो, पढ़ा सबने? यस और नो? स्टूडेंट्स, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के कोष होते हैं। पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा? तो भाई जो Yes, sir. हमारा जो टैक्स का पैसा है, स्टूडेंट्स, जो जनता का टैक्स का पैसा है, वो कभी भी मिसयूज नहीं किया जाता, ना ही होता है। जब हुआ है उसका मिसयूज, तो आपने देखा है, वो मिनिस्टर, वो सीएम, वो एमपी एमएलए जेल के अंदर गया है, ठीक है। समझ में आई ना बात? तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय द सिटीजन्स, ठीक है जी, जो हमारे देश के नागरिक हैं, किसी भी देश के नागरिक हो, सिटीजन ऑफ द कंट्री, सिटीजन ऑफ द गवर्नमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, भाई जो हमारे देश के नागरिक हैं उनका जो पैसा है वो सरकार टैक्स के रूप में उसे लेती है। तो आपका हर चीज पे टैक्स होता है यार, छोटी से छोटी एक माचिस की डिब्बी से लेके, ठीक है, एक बड़े जहाज तक, हर चीज पे टैक्स है ना। तो जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसे आप कहते हो taxes। तो आगे नेक्स्ट नोट करें स्टूडेंट्स, अगली लाइन लिख लो, इट इज अ लीगली imposed by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो सरकार के द्वारा भैया लीगल तरीके से लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है कि जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को भी दो, ताकि देश में डेवलपमेंट करनी है, देश को चलाना है, स्कूल कॉलेज सड़कें हॉस्पिटल ये सब बनाना है, लोगों को फ्री मेडिसिन देनी है, तो वो सब कुछ जनता के पैसे से होता है। समझ में आई बात? ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो स्टूडेंट सारे जने। सो टाइप ऑफ टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कितने प्रकार के टैक्सेस होते हैं, लिख लो सारे जने। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, नोट कर लो इस पॉइंट को। समझ में आया सबको? यस Yes, और नो? sir. Yes, sir. ओके, नोट कर लो सारे। हाँ जी, बाहर क्यों खड़े हो? बैठ जाओ फिर। सर सर है
स्टूडेंट्स आ रही है? हाँ जी। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिख लो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स? सो स्टूडेंट्स डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं बता सकता है कोई? हाँ जी प्रियंका, सोचना है स्टूडेंट, पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इनकम के ऊपर लगा रही है और दैट आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट। डेफिनेशन बाद में लिखना। हाँ जी कोई बता रहा है? हाँ जी शिल्पी बताओ। सर जो डायरेक्टली इनकम के ऊपर लगता है, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, उसमें जो डायरेक्ट लग रहा है दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक टैक्स। सेकंड, सबको मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. कम आ रही है थोड़ी। हाँ जी अब आ रही है वॉइस सबको मेरी? यस सर। ओके Yes, sir. पहले मुझे नहीं आ रही थी। हाँ जी शिल्पी बोलो। सर जो डायरेक्टली इनकम के ऊपर लग रहा है या किसी की बेल्ट के ऊपर लग रहा है, तो दैट इज नोन ओके एज अ वेरी डायरेक्ट टैक्स, लाइक कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, कंपनीज लाइक दिस। ओके कॉर्पोरेट टैक्स आप कह रहे हो जैसे कि, ठीक है वेरी गुड बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो जी, अब किसी को भूलेगा नहीं, रट्टा कोई नहीं मारेगा, ठीक है? जो समझा रहा हूँ ध्यान से सुन लो। जो टैक्स आप किसी दूसरे बंदे पे शिफ्ट ही नहीं कर सकते, जो तुमको ही पे करना पड़ेगा, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है? मीन्स की स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, वो अपना टैक्स शिफ्ट नहीं कर सकता, सरकार ने उसी बंदे से टैक्स लेना है, ठीक है? उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। मतलब कि जो इनकम पे लगता होगा, यस और नो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो इनकम पर लगते हैं, ठीक है? कि जो आपके फूड आइटम्स हैं उन पर लगते हैं। और सिंपल सी बात है, आप एक चॉकलेट खरीदने गए तो चॉकलेट पे डायरेक्ट टैक्स होगा क्या? बोलो। नो। चॉकलेट पे ओ डायरेक्ट होगा? सर। इनडायरेक्ट होगा ना। आपने चॉकलेट खरीदी 50 रुपए की, तो 50 रुपए आपने दुकानदार को दे दिए, दुकानदार ऑलरेडी उस चीज के लिए टैक्स तो पे कर चुका होगा, यस और नो? बोलो। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो डेफिनेटली उसको हम डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में नहीं लेंगे, ठीक है? उसे हम डायरेक्ट टैक्स में काउंट नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो टैक्स किसी इंडिविजुअल को, पढ़ा है ना आप लोगों ने पहले भी, किसी इंडिविजुअल को पे करना है, डायरेक्ट टैक्स ही बोलेंगे उसको भी, जो दुकानदार वाला एग्जांपल दिया आपने। वो इनडायरेक्ट होगा सरिता, वो इनडायरेक्ट होगा, ओके सर। ठीक है? वो अभी पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस लिख लो पहले कौन कौन से होते हैं, ठीक है? पहले डेफिनेशन लिख लो, अब डेफिनेशन। A direct tax, a direct tax is that which is borne by the person on whom it is levied, ठीक है? So means डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? Indirect tax cannot be shifted, cannot be shifted, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। तो भैया जो आपकी इनकम है, जो आप पूरे साल में कमा रहे हैं, आपको अपने इनकम में से टैक्स पे करना है। आप अपने इनकम टैक्स किसी दूसरे आदमी पे थोड़ी ना थोप सकते हैं। आप ये थोड़ी कहेंगे कि भैया जो मैं अपना इनकम टैक्स है उसको मेरा कजन पे कर देगा अपनी तरफ से, या मेरा इनकम टैक्स है मेरा कोई दूसरा कॉलेज अपनी तरफ से दे देगा, ऐसा तो नहीं होता ना। वो जो आपने इनकम टैक्स पे करना है वो आपके ऊपर ही लगेगा, उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है तो जी? ये क्या लिखा है, ये रिपीट कर होम देना। इट इज? कहाँ पर इट इज लेविड, लागू होना, होम इट इज लेविड, इसका मतलब है जो जिस पर लागू किया जाए, ठीक है? हिंदी में समझ आ गया सबको? तो डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। सर एक बार डेफिनेशन यूज कर दो। A direct tax is that which is borne by the person on whom it is levied.
BORNE, बॉर्न मतलब लगाना, ठीक है, विच इज जो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, विच इज बॉर्न बाय अ पर्सन ऑन होम इट लेवल, जिस पर लागू हुआ है उसी को पे करना पड़ेगा, उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, ठीक ये कर दो रेज, डायरेक्ट टैक्स सर कैन नॉट बी शिफ्टेड। हाँ जी, अब लिखो किन की चीजों पे लगता है डायरेक्ट टैक्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स नंबर 2, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। अब भैया अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स क्या होगा, अब जैसे टाटा कंपनी है, ये टाटा मोटर्स कंपनी है, तो टाटा मोटर्स कंपनी का टैक्स टाटा को ही पे करना पड़ेगा ना, टाटा मोटर्स कंपनी को ही पे करना पड़ेगा, कि टाटा का टैक्स मारुति सुजुकी पे करेगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो किस पर लगता है डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट सेक्टर पे। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहले पॉइंट नोट कर लो फिर आपको बताता हूँ। वेल्थ टैक्स, ठीक है, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ठीक है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टैक्स। ये 5 प्रकार के आपके डायरेक्ट टैक्स के आते हैं। ठीक है, पर्सनल इनकम, इनकम टैक्स हो गया। कॉर्पोरेट टैक्स, जितनी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट, जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी या छोटी, सबको लगता है भाई। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, आपके सामने मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिए, टाटा, मारुति सुजुकी, रिलायंस, कुछ भी ले सकते हैं आप, इन्फोसिस, XYZ। ठीक है, वेल्थ टैक्स संपत्ति के ऊपर लगता है। गिफ्ट टैक्स, स्टूडेंट्स गिफ्ट टैक्स क्या होता है, व्हाट इज गिफ्ट टैक्स? गिफ्ट के ऊपर लगेगा, कोई गिफ्ट कर रहा है किसी पर्सन को तो उसके ऊपर। तो स्टूडेंट हाँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव फॉरेन में रहता है, ठीक है, तो वो आपके नाम पे वहां से बार बार गिफ्ट भेज रहा है। कभी उसने एप्पल का आईफोन भेज दिया, कभी उसने एप्पल की वॉच भेज दी, ठीक है, या कोई और गिफ्ट भेज दिया। तो इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे के सारे टैक्स कौन लगाती है स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट गिफ्ट टैक्स भी तो लेगी तुमसे। या मान लीजिए आप शॉपिंग करके ला रहे हैं फॉरेन कंट्री से किसी के लिए, ठीक है, और आपके हाथ में शॉपिंग बैग्स हैं और आपको पकड़ लिया जाएगा कस्टम्स के द्वारा, कहाँ पर, एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है, सुना नहीं सुना कई बार न्यूज में, होता है ऐसा, यस सर। है ना। और इवन की डिस्कवरी वाले तो वो भी बना के डालते हैं प्रॉपर, डिस्कवरी पे एक शो आता है ना, शो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस पर तो वो कस्टम वाले कई बार एयरपोर्ट पे कितना सारा सामान पकड़ लेते हैं, गोल्ड वगैरह, ठीक है, ड्रग्स, स्पेशली ड्रग्स को रोकने के लिए होता है इसको, ठीक है, और जो इलीगल तरीके से स्मगलिंग करते हैं उनको रोक लेते हैं। ठीक है, और गिफ्ट टैक्स क्या होगा यार, आप वहां से सस्ते में चीज लेके आ रहे हो, भारत ला रहे हो सकता है आप बेचने के लिए ला रहे हो, ठीक है ना, ये भी तो हो सकता है। तो कोई लोग कितने प्रकार के गलत काम करते हैं, तो इसलिए कस्टम वालों को तो चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो अगर आप गिफ्ट आप भेज रहे हो अपने रिश्तेदारों के लिए तो गिफ्ट टैक्स भी लगेगा। क्या डोनेशन के ऊपर भी लगेगा क्या ये गिफ्ट टैक्स? अगर मान लीजिए आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को कहीं फंड दिया, डोनेशन दिया, तब भी लगेगा? नो। No, sir. उस समय नहीं लगेगा, ठीक है, उस केस में नहीं लगेगा। समझ गए ना, क्लियर है? तो गिफ्ट टैक्स Yes, sir. और इंटरेस्ट टैक्स। अब स्टूडेंट्स आपको जहां से इंटरेस्ट आ रहा है, आपने चीजें रेंट पे चढ़ा रखी हैं, आपने ब्याज पे दे रखी चीजें, ठीक है, वहां से आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो सरकार उस पे भी इंटरेस्ट टैक्स आपसे लेगी। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर क्या होगा आपका? कॉर्पोरेट टैक्स। यहाँ समझ में आई बात? सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू, बहुत सारे बच्चे आंसर करेंगे इनकम टैक्स, करेंगे नहीं करेंगे, इनकम टैक्स के ऊपर, लेकिन आंसर क्या होगा? कॉर्पोरेट टैक्स। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, 30% है कॉर्पोरेट टैक्स। 30%, मान लीजिए अगर अंबानी ने 100 करोड़ कमाया तो 30% कौन लेगी? सरकार लेगी। ठीक है, सरकार. सबसे
अधिक कॉर्पोरेट टैक्स है, तभी जाके तो हम देखते हैं कि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, गवर्नमेंट उनको ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देती है। ठीक है, पढ़ा था ना हमने रेड कॉरिडोर। ठीक है, वो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू ऐसा रीजन है जहाँ पर के बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, लेकिन उन इंडस्ट्रीज को चलने भी नहीं दिया जाता, ब्लास्ट कर देते हैं, उड़ा देते हैं इंडस्ट्री, जो आम वहाँ के जो नक्सली लोग हैं। ठीक है ठीक है, चलो एक अलग समस्या है देश की। तो कॉर्पोरेट टैक्स स्टूडेंट सबसे ज्यादा सरकार को यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है जी, समझ में आगे सबको बात? नोट कर लो, Yes, sir. नोट कर लो सारे जने। हाँ जी, देखो कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. ठीक है, कर दे रेस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स की, सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स कहाँ से प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? आंसर इज कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे लिख लो, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाँ जी, इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स? सिंपल सी बात है। डायरेक्टली पे नहीं हाँ, करते हैं, जो indirectly लगेगा, जो कि इंक्रीज कॉस्ट की फॉर्म में हम पे करते हैं। जो हम दूसरों पे शिफ्ट कर सकते हैं सर। वेरी गुड, हाँ जी, सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए दोज टाइप ऑफ टैक्सेस जो शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, जो दूसरों पे थोपे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से एक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि मान लीजिए कोई गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ऑटो सेक्टर में कोई कार प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, मान लीजिए मारुति सुजुकी ने कार बनाई। अब उस कार की जो फैक्टर कॉस्ट होगी, भाई फैक्टर कॉस्ट तो मान लो 2 लाख भी नहीं होगी उस गाड़ी की, यस और नो, लेकिन ऑन रोड वो आपको 8 लाख की पड़ जाती है। ऐसे ही होता नहीं होता? यस yes, sir. Yes, sir. भाई फैक्ट्री के अंदर वो जो गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है, उस गाड़ी की 2 लाख कॉस्ट भी नहीं होगी, ढंग से लोहा भी नहीं लगा रहता उसमें तो। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट उसकी इतनी है, लेकिन ऑन रोड प्राइस आपको इतनी पड़ गई 8 लाख की। तो इट मीन्स बीच में से जो 6 लाख है वो किस पर से लगाए जा रहे हैं? वो मान लीजिए पीछे डीलर ने, कंपनी ने सरकार को पे कर दिए। आप सीधा जाते हैं शोरूम में और शोरूम में पे करते हैं और गाड़ी उठाकर घर ले आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कितने आप जो जितने भी आप काउंट कर लो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई सबको बात? तो स्टूडेंट्स नोट कर Yes. लें पॉइंट्स, डेफिनेशन लिख लो, आपको याद रह जाएगा फिर। Indirect taxes are those tax which have their primary burden or impact on one person, but that person succeeds in shifting his burden on the others. ठीक है, on to others। हाँ जी, तो अब आपको ये पता चल गया जी, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इस प्रकार के टैक्स जो है प्राइमरी बर्डन और इम्पैक्ट एक पर्सन पे पड़ सकता है, जैसे कि आपको एग्जांपल दी कंपनी के ऊपर।
ठीक है, मारुति सुजुकी पे प्राइमरी बर्डन पड़ गया। भैया वो गाड़ी जो है 2 लाख में तैयार हो रही है फैक्ट्री के अंदर, जैसे ही वो फैक्ट्री के गेट से बाहर निकलेगी ना, तो 1 यूनिट काउंट करते ही सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लगाना है कंपनी पे कि भाई ये ऑन जो आप सड़क पे उतार रहे हो, ग्रीन टैक्स पे करो, ये टैक्स पे करो, उस टैक्स चार्ज पे करो। तो वो सारा कुछ बर्डन किस पर गया? कंपनी पे, 1% पे। बट दैट पर्सन सक्सीड, वो पर्सन मतलब वो कंपनी या वो व्यक्ति, वो आगे शिफ्ट कर सकता है अपने इस बर्डन को टू अदर्स। उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? ठीक है, अब नोट कर लो, पहले लिख लो सारे जने, डेफिनेशन लिखनी है तो। Those tax which have their primary burden or impact on one person, but that person succeeded in shifting his burden to others. ठीक है, टेक योर टाइम। ओके सर। कर दे ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके। हाँ जी, आगे नेक्स्ट नोट करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स है नंबर 1, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या है? जो केंद्र सरकार लीकर पे लगाती है, लीकर पॉलिसीज लेके आती है, एक्साइज ड्यूटी होती है वो। अभी दिल्ली में हंगामा चल रहा है ना, वो वहाँ का जो डिप्टी सीएम है, तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे करके बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की गई है, और उस बेनिफिट पहुंचाने के चक्कर में सरकार ने खुद गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की है। केंद्र सरकार ऐसा कह रही है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया जी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कौन लगाती है? दिस ड्यूटी इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? यस हम सर। आगे पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारी छवि साफ है, साफ हो भी सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बेवकूफ तो नहीं है, उन्होंने ऐसी तो नहीं आरोप लगा दिया। ठीक है, वहां पर लीकर पॉलिसीज में हेरा फेरी हुई होगी, तभी जाके ये एक्शन लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही झारखंड का सीएम जो है वो हेमंत सोरेन, ठीक है, उसके ऊपर ये एक्शन ले लिया गया सेंटर के द्वारा। ठीक है, वो अपने कई सारे साइड बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, लाइक ये आपका रेट का बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है। ठीक है, सीएम होने के साथ साथ ये सिस्टम भी चला रहे हैं। ठीक है जी, तो केंद्र ने तो एक्शन लेना है फिर उसको। तो नोट कर लो स्टूडेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज बाय, कौन लागू करता है? इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट किनके ऊपर? जो भी गुड्स हमारे देश में प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, जो भी गुड्स देश के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक्साइज पॉलिसीज होती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है जी, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। वैट की फुल फॉर्म क्या है? वैल्यू एडिटिंग वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। वेरी गुड। क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स? अब आप लोग शायद समझ गए होंगे। वैल्यू एडिशन, बोलो, उधर जाके बैठ जाओ। ओके सर की बात करिए। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, आज पॉइंट पे, व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स? वैल्यू एडिशन क्या होती है? जब आप देखते हो कि कोई भी चीज एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रही है, मान लीजिए एग्जांपल ले लो स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश में आपको सेब जो है 50 रुपए किलो मिल रहे हैं, वही सेब दिल्ली में या पंजाब में 200 रुपए किलो हो गए। अच्छा, हिमाचल में 50 रुपए किलो मिल जाते हैं सेब,
इससे सस्ते इससे महंगी मिलती है? बोलो। यस सर, सर कई जो बार सस्ते होते हैं, कई बार महंगे होते इससे सस्ते भी हो जाते हैं सर। कई वो होती है उनकी, वो पैदावार के ऊपर डिपेंड है ना। वो किस पे डिपेंड है? वो उसकी सप्लाई के ऊपर डिपेंड है। डिमांड सर तो बढ़ती है मार्केट में। अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं वो महंगे ही मिलते हैं यहाँ। हाँ, अच्छी क्वालिटी के होंगे वो तो महंगे ही मिलते हैं खैर। और लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, जो सबसे बेहतर क्वालिटी होती है, ए प्लस क्वालिटी, इनकी भी आगे कैटेगरीज होती है, ए प्लस, ए, बी, सी, डी, है ना। तो ए प्लस ग्रेड का जितना भी सामान है, हम एग्रीकल्चर का तो बाहर ही एक्सपोर्ट करते हैं, पहली बात तो ये है ना। फिर उसके बाद जो और उसके सेकंड ग्रेड की क्वालिटी रह जाती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, वो हमें मार्केट में मिलती है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, मान लो कोई चीज कहीं पर लो रेट पे है, दूसरी जगह पे गई, वहां पर उसकी वैल्यू एडिशन हो गई, तो उसके ऊपर, ठीक है, वो 200 की बिक्री है, तो वैट भी लागू होगा उसके ऊपर। ठीक है, वैल्यू एडिशन टैक्स दूसरी स्टेट भी। अब ये जो आप देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके ऊपर कोई एक पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं जा रहा। आगे से आगे वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन में कौन, जो फाइनल पेयर है, जो पे कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जा रहा है बर्डन। ठीक है, तो किसके ऊपर जा रहा है जी? कंज्यूमर के ऊपर। तो वैल्यू एडिशन, वैट टैक्स किस पे लगता है? ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, वैट टैक्स किस पे लगता है? कंज्यूमर के ऊपर। समझ में आ गई बात? ना ही सेलर के ऊपर, ना ही बायर के ऊपर, जो लास्ट जो कंज्यूमर होता है उसके ऊपर। ठीक है जी, समझ गए? क्लियर है पॉइंट? हैं। यस सर। यस सर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे नोट कर लो, कस्टम ड्यूटी। अभी आपको बताया था, एक सेकंड, अगला पॉइंट नोट कर लो, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है स्टूडेंट्स? अब आप सबको पता होगा। कस्टम ड्यूटी कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाती है। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? भाई आप इंडिया के बाहर से कोई सामान लेकर आ रहे हैं, ठीक है जी, तो कस्टम वाले इस चीज को देखते हैं कि भाई आप ऐसी क्या चीज लेकर आ रहे हैं जो हमारे देश में कहीं ऐसा तो नहीं सस्ते में ला रहे हैं और यहाँ पर महंगे में बेच रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो उन सब चीजों पे कस्टम ड्यूटी वाले निगरानी रखते हैं। ठीक है, तो वो होती है आपकी कस्टम ड्यूटी, जो पे करनी पड़ती है अगर आप कोई दूसरे देश से अपने देश में ट्रांसफर करके लेके आते हैं। ठीक है जी, समझ में आई बात? तो जितने भी आपकी कमोडिटीज हैं जो आप दूसरी कंट्री से लाते हैं, वो हमारे देश में लाकर सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर आपको कस्टम पे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ना कुछ लोग क्या करते हैं, दुबई में गोल्ड बहुत सस्ता है, यहाँ के मुकाबले सस्ता है, तो फिर उसके ऊपर क्या करते हैं कुछ लोग, तो पहन कर लेके आ जाते हैं। जो पहना नहीं जाता वो कहीं ना कहीं छुपा कर लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो जब छुपा कर लाते हैं तो कई बार जो पकड़े जाते हैं, तो कस्टम वाले उनको एयरपोर्ट पे रोक लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक बार क्या हुआ था, एक न्यूज आई थी कि अनुष्का शर्मा जो है दुबई से बहुत महंगी लाखों की घड़ियां लेके आ रही है। ठीक है, उसके ऊपर उसने कस्टम पे नहीं किया, उसको बिठा लिया, 24 घंटे बिठाए रखा कस्टम वालों ने। ठीक है, बिठाए क्या रखा, सब कुछ क्लियर करने के बाद ही तो ध्यान दिया गया था। तो कई सारे, ऐसा नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी है, कुछ है, एक्स वाई जेड है, लॉ सबके लिए इक्वल है, कानून सबके लिए बराबर है, जो पकड़ा जाता है, ठीक है, जो एक बार कानून के पकड़ में आ गया तो हर एक पर्सन के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है वो चीज। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है जी, यस उसके सर। बाद नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स ये भी इनडायरेक्ट टैक्स होगा, यस और नो? अब भैया जो आपको सर्विसेज मिल रही हैं, आप लोग अपने फोन में रिचार्ज कराते हैं 499 का, तो वहां पर सर्विस टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? आपको सर्विस दे रही है ना कंपनी, दोनों ही ले उसके ऊपर। ठीक है, कहाँ पे क्या है सर्विस टैक्स? तो भाई सर्विस टैक्स क्या है? जो भी आप देखते हैं कि जो भी आपको कंपल्सरी जितनी भी सर्विसेज आपको दी जाती हैं, तो भी सर्विसेज देने के बाद जो पैसा जनरेट किया जा रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी तो सर्विस टैक्स पड़ेगा। यस और नो? यस सर। इसमें सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह भी आते हैं। हाँ जी, आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कह रहे हो? कैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन?
कोई भी सर, जैसे कुछ खरीदा या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसे ट्रांसफर किए, कोई भी। देखो, अगर आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, अगर तो किसी ऐप लाइक जो बैंकिंग ऐप नहीं है, जो और भी सर्विस ऐप है जैसे पेटीएम वगैरह जो होती है ना, वो चार्ज करती है कंपनी, ठीक है, वो पैसा कमाती हैं, उनके ऊपर उसका गवर्नमेंट टैक्स उस पर लगता है। अगर आप किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो फिर तो कोई नहीं कटता पैसा, ठीक है, कि आप पहले वो अब सारी डिटेल वगैरह ऐड करते हो ना, तो उस केस में नहीं कटता, क्योंकि वो किसी बैंकिंग ऐप आपस के में थ्रू भी सर, किसी ऐप के थ्रू अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करे। बैंकिंग ऐप होनी चाहिए, हाँ जी, बैंक वाली ऐप हो फिर नहीं कटते, ठीक है। अगर आप बैंक लिमिट वाली ऐप यूज डिसाइड कर रहे रहती है ना, तो लिमिट हैं डिसाइड सारे, रहते हैं ना। हाँ लिमिट तो डिसाइड नहीं होगी, कोई गलत नाजायज फायदा ना उठा ले गलत या तरीके से, है ना, तो लिमिट तो रहती है। लेकिन सारे बैंक आपस में कनेक्टेड है, कर रखा है आपने, है ना, सारे बैंकों का सिस्टम आपस में लिंक्ड रहता है, तो इसमें नहीं रहता। लेकिन जो आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, वो आपको पे सर्विस दे रही है ना बैंक, आप जो आपका प्लास्टिक मनी आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसके ऊपर आपका लग जाता है, ठीक है। आप कोई और जितनी भी सर्विस ले रहे हैं, आप होटल में गए, आपको लगता है ना वो बिल काट के फाड़ के दिया रहता है, सर्विस चार्ज। आप मॉल में गए शॉपिंग करने, लिखा रहता है वो सारा बिल कभी पढ़ा करो डिटेल में, है ना। तो इस प्रकार से वो सर्विस चार्ज जो लगता है, फिर बाद में सरकार उस पर सर्विस टैक्स भी देती है। समझ में आई बात की नहीं? यस सर। सर ये जो डेली अल्कोहलिक जो लिक्वर रहते हैं उसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। उसकी अल्कोहलिक प्रोडक्ट एंड नारकोटिक्स भी आते हैं ना। नार्कोटिक्स ना अलग आ गया, नार्कोटिक्स आता है ड्रग्स के लिए वैसे तो, ठीक है। नार्कोटिक्स का काम क्या होता है, जो भी आपका ड्रग्स है, ड्रग्स से रिलेटेड जो भी जहाँ पे पकड़ी जाती है, ब्लैक मनी पकड़ी जाती है, उन चीजों को काबू करना, नार्कोटिक्स का काम अलग होता है। और अल्कोहल, अल्कोहल जो है वो उसके ऊपर सेंटर भी पॉलिसी बनाती है और स्टेट भी बनाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब केंद्र सरकार एक बार पॉलिसी डिसाइड कर देती है, फिर वो आगे स्टेट को बांट देती है, फिर उसके बाद स्टेट के अपने कंट्रोल है, स्टेट का राइट है वो किस हिसाब से उसके ऊपर लागू करेगी, ठीक है। वो सेल्स टैक्स में आया ना सर, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये रहता है ना कि वो सेल्स टैक्स अलग अपना कर सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल वाला मैंने पढ़ा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं रहता है, ये एक्सेप्शन है आई जो थिंक। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है ना, सुनो मत, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो तो केंद्र सरकार ही डिसाइड करती है लिक्विड पॉलिसीज, ठीक है। फिर आगे स्टेट के पास फर्दर डिवीजन रहती है, स्टेट के कंट्रोल में आ जाती है फिर लिक्विड, ठीक है। सर जो जीएसटी आपकी क्या है फिर? जीएसटी के ऊपर आएंगे अभी, रुक जाए, थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है, पहले ये कर ले। सर्विस टैक्स समझ में आ गया सबको, अब आ जाते हैं जीएसटी पे, ठीक है। चलो ये कर दो रेज, यस सर। यस सर। नोट कर लिया सब, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, जीएसटी कब से लागू किया था जी हमने? सर July 2017। 2017. वेरी गुड। 2017। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? गुड गुड्स एंड सर्विस सर्विस टैक्स। टैक्स। Services गुड्स tax. एंड एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विस टैक्स, है ना, जीएसटी। तो अब ये क्या है, ये क्यों बनाया गया था? अब आ जाते हैं इस पॉइंट पे। अब स्टूडेंट्स एक पॉइंट आपको बता दूं, जो आपका पेट्रोल है और आपकी लिक्वर है, ये दोनों जीएसटी में नहीं आती, जीएसटी से बाहर है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पर, अब आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। पेट्रोल के ऊपर भी सेंटर और स्टेट दोनों अलग अलग चार्ज करती है, और लिक्वर के ऊपर भी सेंटर और स्टेट दोनों अलग अलग चार्ज करती है। समझ में आ गई बात? अब ये यस दोनों सर। जीएसटी से बाहर है। तो स्टूडेंट्स आपको एक डिफरेंस बताता हूँ, किसी किसी स्टेट में लिक्वर के प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं, किसी स्टेट में लिक्वर के प्राइसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर और स्टेट अपने हिसाब से देखते हैं, सेंटर ने तो एक फिक्स अमाउंट में, ठीक है, लेना ही है, ठीक है, जो अपना सेंटर टैक्स है, ठीक है। लेकिन
स्टेट के ऊपर डिपेंड है कि स्टेट कितना चार्ज करेगी। जो सेंटर है, सेंटर एक्साइज तो लेना ही है, सेंटर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करनी है उसके ऊपर। कोई भी सेंटर की पहुंच से बाहर जो है स्टेट में लिक्वर बेच नहीं सकता। आप देखते हो ना, चलो कि उसके ऊपर लिखा रहता है कि ओनली सेल इन पंजाब, ओनली सेल इन चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वहां पर तो केंद्र ही डिसाइड करेगा, स्टेट नहीं कर सकती कोई। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट के अपने राइट होते हैं। पंजाब में कोई लिक्वर महंगी करनी है, सस्ती करनी है, किसी स्टेट में महंगी है, सस्ती है, वो सारा कुछ स्टेट का काम है। ठीक है, तो पेट्रोल और लिक्वर बढ़ाना। पेट्रोल जो है गवर्नमेंट को 25 रुपए लीटर पड़ता है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल सेंटर को। फिर 25 उसको क्लीन करने के बाद 26-27 रुपए। उसके बाद सबसे ज्यादा पैसा केंद्र सरकार कमाती है। ठीक है, 60-62 रुपए जितने भी है। और उसके अलावा फिर 12-15 रुपए जो है स्टेट कमाती है, और 1 या 2 रुपए डीलर को होता है। तब जाके आपको वो पेट्रोल 96, 97, 98 का पड़ जाता है। समझ में आई बात? यस सर। अब स्टूडेंट्स, इनको हमने रखा है जीएसटी से बाहर। तो जीएसटी क्यों लागू करना पड़ा? जितने भी आपने अभी पढ़ा, टोटल स्टूडेंट्स 18 प्रकार के ऐसे टैक्सेस थे जिनको खत्म करके गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, एक टैक्स बना दिया, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अब ये अच्छे से रिवाइज कर लेना स्टूडेंट्स, sir. ठीक है? आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस क्लास सर। करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू।